जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम्स ने मिलकर यमन के अंदर हूतियों के ठिकानों पर हमला दोबारा कर दिया है। और इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बिगड़ सकते हैं और इसका दायरा दायरा इन सेंस कि इजराइल और हमास के युद्ध का दायरा काफी बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। हो सकता है कि इसमें ईरान और बाकी अरब मुल्क भी इसकी जद में आ जाए, लेकिन कहां तक ये होगा नहीं होगा, इसके ऊपर ना जाते हुए हम यमन और हूतियों के ऊपर इस पॉडकास्ट को फोकस रखेंगे और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये माजरा क्या है। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये हूती कौन है। अगर हूतियों के इतिहास पे जाए तो ये शिया होते हैं। जैदी जो स्ट्रीम है शिया इस्लाम की, उससे इनका ताल्लुक होता है और इनके लीडर हुआ करते थे हुसैन बरुद्दीन अल हूती। इन्होंने ये ग्रुप कायम किया और इस ग्रुप में तकरीबन 20,000 के करीब फाइटर हैं और इनको अंसर अल्लाह के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये 1980 में सऊदी अरेबिया का जो रिलीजियस इंटरफेरेंस था, दैट इज सुन्नी इस्लाम का जो रिलीजियस इंटरफेरेंस यमन के अंदर था, उसके खिलाफ ये ग्रुप खड़ा हुआ। ये हुसैन बरुद्दीन अल हूती, ये उस रिलीजियस जो जो इन्वेजन था सऊदी अरेबिया की तरफ से, उसके खिलाफ ये खड़े हुए, यानी कि वहाबी इस्लाम की मुखालफत की इन्होंने। और इस पूरे खेल के अंदर उनको सपोर्ट मिला ईरान का। ऑब्वियसली ईरान एक शिया मुल्क है और ईरान की तरफ से उनको सपोर्ट मिला। जब अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ गई, तो हूतियों ने ये कहा कि हम पूरे लश्कर दम और खम के साथ, बल के साथ हम फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में उतरेंगे और हम गजा जाएंगे। लेकिन खैर बहरहाल ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने उनकी सपोर्ट के चलते, अपनी सपोर्ट को जाहिर करने के चलते, रेड सी के अंदर इजरायली शिपिंग को निशाना बनाया। अब इजरायली शिपिंग को इन्होंने निशाना बनाया। ये बात तब एस्केलेट हुई, 19 नवंबर की बात है, जब एक जापानीज कार कैरियर, जो शिप के अंदर जो कार्स रख के लेके जाते हैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, खरीद फरोख्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा हम सब जानते हैं जापान दुनिया का सबसे बड़ा कार मेकर है। तो वो ये कार्स एक शिप लेके जा रहा था और ये जो जापानीज कंपनी थी, इसका लिंक इजरायली बिजनेसमैन के साथ था और इसलिए इसको टारगेट किया गया। 19 नवंबर को इन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया हूतियों ने और इस शिप पर कब्जा कर लिया। इसके जो सेलर्स थे उनको यरगमाल बना लिया, उनको कैप्टिव बना लिया, पकड़ लिया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, सिचुएशन एस्केलेट हो गई। हूतियों ने और भी शिपिंग के ऊपर हमले करे, ड्रोन्स के साथ, मिसाइल के साथ। ज्यादातर वो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन थ्रेट बढ़ गई। और इस थ्रेट के बढ़ने के बाद बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने सुइज कैनाल और रेड सी के जरिए इंडियन ओशन में आने के बरक्स उन्होंने पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से होते हुए और इंडियन ओशन के अंदर दाखिल होने का और ट्रेड करने का फैसला लिया। इससे जाहिर सी बात है कि कीमतें बढ़ गई। जब रास्ता बढ़ गया तो समय बढ़ गया और समय बढ़ गया तो कीमत भी बढ़ गई। तो इससे महंगाई पर फर्क पड़ने लगा और जो सप्लाई चेन थी उसके डिसरप्शन के का अंदेशा लगने लगा। इससे पश्चिमी देशों के ट्रेड पे फर्क पड़ना लाजमी था और अगर
ट्रेड पर फर्क पड़ता है, यानी कि पेट पर लात पड़ती है, तो रिएक्शन आना जरूरी है। और इसीलिए हमने ये देखा कि अमेरिका और यूरोप, खास तौर से यूनाइटेड किंगडम्स ने मिलकर और हूतीस के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी। 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक अमरीकियों ने रिस्ट्रेन रखा, कोई हूती के हमले का जवाब नहीं दिया, लेकिन 31 दिसंबर को उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर की मदद से एक नाव जिसके ऊपर हूती आतंकवादी सवार थे और एक मर्चेंट वेसल को कैप्चर करने के लिए उसके नजदीक पहुंच रहे थे, और इस मर्चेंट वेसल ने सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाई, और इसकी मदद में अमरीकी जो युद्धपोत था वहां से अटैक हेलीकॉप्टर ने परवाज भरी और इस नौका को टारगेट किया, जिसके अंदर 10 हूती मारे गए। अब हमने देखा कि अमेरिका ने उसके बाद जबरदस्त कार्रवाई करी है, और इस कार्रवाई में बहुत सारे हूतीस जो है वो मारे गए हैं। 12 से ज्यादा उनकी जो साइट्स थी उनको निशाना बनाया गया। कल रात को भी कुछ निशाना बनाया गया है, और इससे यमन के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, और बहुत सारे यमनीज जो हैं प्रोटेस्ट में बाहर निकल चुके हैं। और यमन के अंदर मौजूद यूथी जो जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि अब ये पूरे रास्ते खुल गए हैं, अब अमेरिकन और ब्रिटिश जो टारगेट्स हैं अब उनके लिए लेजिटिमेट हो जाएंगे। अब इसमें देखना यह है कि आने वाले समय में क्या इसके पूरे युद्ध का दायरा बढ़ेगा, क्या ईरान भी इसकी जद में आएगा? क्योंकि ईरान की तरफ से दरअसल देखा जाए तो ईरान, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूती हो, इनके पीछे जो ताकत का स्रोत है वो ईरान ही है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि अमेरिकन, सऊदी अरेबियंस और बाकी अरब कंट्रीज इस पूरे चीज को कैसे बैलेंस करते हैं, इजराइल गाजा को किस तरीके से हैंडल करता है, ये बहुत निर्भर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के 4 युद्धपोत इसी रेड सी के अंदर हैं। एक हाईजैक का अटेम्प्ट हमारे युद्धपोतों ने भी उसको विफल किया है। मार्कोस कमांडोज ने उनको विफल किया है इस हूती प्रयास को। और अगर ये दायरा बढ़ता है तो क्या भारतीय नौसेना इस दायरे से बाहर रहेगी, ये भी समय बताएगा। तो ये था मेरा आज का ये पॉडकास्ट। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। इजाजत, जय हिंद।